भारत के एक छोटे से गांव की यह कहानी है जहां की मिट्टी में आज भी वीरों का खून और बुजुर्गों का सम्मान महकता है। दोपहर की कड़ी धूप थी, सूरज आग बरसा रहा था और धूल भरी पगडंडी पर नंगे पैर दौड़ते हुए एक युवक की सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसका नाम विक्रम था। शरीर से पसीने की धारा बह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि एक जुनून था। वह जुनून जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होता है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान होता है। विक्रम एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता का साया बचपन में ही सर से उठ गया था। घर में केवल एक बूढ़ी मां थी जिसकी खांसी की आवाज अक्सर रात के सन्नाटे को चीर देती थी, और थी 2 बीघा बंजर जमीन जो पेट भरने के लिए कभी पर्याप्त अनाज नहीं उगा पाती थी। विक्रम जानता था कि अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी है तो उसे इस धूल भरी पगडंडी से निकलकर सेना की वर्दी तक का सफर तय करना होगा। उसके लिए फौज की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी बल्कि उसकी मां के स्वाभिमान का कवच थी। उस दिन दौड़ पूरी करके विक्रम जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी मां काकी सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी सूखी रोटियां बना रही थीं। धुएं से उनकी आंखें लाल हो गई थीं। विक्रम ने लोटा भरकर पानी पिया और मां के पास बैठ गया। उसने मां के झुर्रियों भरे हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, मां, तू चिंता मत कर। अगले महीने शहर में फौज की भर्ती है। मैंने कसम खाई है, इस बार मैं भर्ती होकर ही रहूंगा। फिर तुझे इस धुएं में नहीं बैठना पड़ेगा। मैं पक्का मकान बनवाऊंगा, बिल्कुल वैसा जैसा तूने बाबूजी के साथ सपने में देखा था। मां ने अपने फटे आंचल से बेटे का पसीना पोंछा और माथे को चूमते हुए कहा, बेटा, मुझे पक्का मकान नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। फौज की नौकरी आसान नहीं होती, वहां जान हथेली पर रखनी पड़ती है और हम गरीब लोग हैं। वानजिन मजगरीबली वानजिन। विक्रम, बड़े लोग कहते हैं कि वर्दी भी किस्मत वालों को मिलती है। किस्मत हम खुद लिखेंगे मां, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। गरीब पैदा हुआ हूं, इसका मतलब यह नहीं कि गरीब ही मरूंगा। मेरे लिए तिरंगे से बड़ा कफन और वर्दी से बड़ा कोई गहना नहीं है। विक्रम के दिल में देश सेवा का जज्बा तो था ही, लेकिन इस जज्बे के पीछे एक और वजह भी थी। मीरा, गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह की इकलौती बेटी। मीरा और विक्रम का बचपन साथ बीता था। तब अमीरी और गरीबी की दीवारें इतनी ऊंची नहीं थीं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, गांव की मर्यादा और ठाकुर की हवेली की ऊंची दीवारों ने उन्हें अलग कर दिया। फिर भी जब भी मीरा मंदिर जाती या कुएं पर पानी भरने आती, उनकी नजरें मिल जाती थीं। मीरा जानती थी कि विक्रम के पास धन नहीं है, लेकिन उसका दिल सोने का है। वह उसकी मेहनत और ईमानदारी पर मरती थी। उसी शाम विक्रम ने फैसला किया, भर्ती में जाने से पहले वह ठाकुर बलदेव सिंह के पास जाएगा। वह जानता था कि यह आग में कूदने जैसा है, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत और अपनी काबिलियत पर भरोसा था। वह मीरा का हाथ मांगने जाएगा, इस वादे के साथ कि फौज में अफसर बनकर वह मीरा को रानी की तरह रखेगा। ठाकुर बलदेव सिंह की हवेली गांव के बीचों बीच किसी किले की तरह खड़ी थी। ऊंचा फाटक, मुंडेर पर बंदूक लिए खड़े पहरेदार और अंदर बैठक में हुक्के की गुड़गुड़ाहट। विक्रम जब हवेली पहुंचा तो उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चाल में एक स्वाभिमान था। पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन विक्रम ने कहा कि उसे ठाकुर साहब से जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद उसे अंदर बुलाया गया। ठाकुर बलदेव सिंह अपने मखमली आसन पर बैठे थे। पास ही गांव के कुछ और रसूखदार लोग बैठे थे। विक्रम ने झुककर प्रणाम किया। कहो विक्रम, आज हमारे द्वारे पर कैसे आना हुआ? क्या मां की दवाई के लिए पैसे चाहिए या खेत गिरवी रखने आए हो? ठाकुर ने व्यंग्य भरे स्वर में पूछा और आसपास बैठे लोग हंस पड़े। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें सीधी रखीं। नहीं ठाकुर साहब, मैं न पैसा मांगने आया हूं न जमीन गिरवी रखने। मैं आपसे कुछ और मांगने आया हूं। ठाकुर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। तो फिर क्या चाहिए, बोलो। मैं अगले महीने फौज की भर्ती में जा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा चयन हो जाएगा। मैं देश की सेवा करूंगा और एक सम्मानजनक जीवन जीऊंगा। मैं आपकी बेटी मीरा से विवाह करना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि उसे जीवन भर खुश रखूंगा। जैसे ही विक्रम के मुंह से ये शब्द निकले, पूरी बैठक में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंक दी हो। ठाकुर बलदेव सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने हुक्के की नली को जोर से पटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठाकुर की आवाज हवेली की दीवारों से टकराई।
दो कौड़ी के किसान के बेटे, तूने अपनी हैसियत देखी है? तू मेरी बेटी का हाथ मांगेगा? जिस घर में 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं, वो ठाकुर बलदेव सिंह की बेटी को ब्याहने के सपने देख रहा है। विक्रम ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। ठाकुर साहब, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। फौज की नौकरी मुझे इज्जत देगी, मैं मेहनत करूंगा। चुप रह, ठाकुर ने गरजते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। इज्जत? इज्जत पैसे और जमीन से आती है, वर्दी से नहीं। और सुन, तू फौजी बनेगा? अरे, फौज में जाकर तू सिर्फ एक सिपाही बनेगा, जिसकी जान की कीमत एक गोली से ज्यादा नहीं होती। मेरी बेटी महलों में पली है, उसे धूप में तपता हुआ फौजी नहीं, बल्कि एक ऐसा पति चाहिए जो उसे सोने चांदी में तोल सके। ठाकुर अपनी जगह से उठे और विक्रम के करीब आए। उनकी आंखों में नफरत थी। अभी के अभी यहां से निकल जा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तेरे बाप ने कभी मेरे खेतों में मजदूरी की थी। और अगर दोबारा मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पर लाया तो इस गांव में तेरा और तेरी मां का दाना पानी बंद करवा दूंगा। एक भिखारी कभी राजा नहीं बन सकता। विक्रम, अपनी औकात में रहे। विक्रम की मुट्ठियां भिंच गईं। उसका खून खौल रहा था, लेकिन वह अपनी मां और अपने संस्कारों को याद करके चुप रहा। वह जानता था कि इस वक्त जवाब देना उसकी बूढ़ी मां के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। उसने एक बार ऊपर बालकनी की ओर देखा, जहां पर्दे के पीछे छिपी मीरा रो रही थी। मीरा की सिसकियों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। विक्रम ने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठाकुर साहब, आज आपने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है, लेकिन याद रखिएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज मैं पैदल आया हूं और सिर झुकाकर जा रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं इसी गांव में वापस आऊंगा और उस दिन मेरा कद आपकी इस हवेली से बहुत ऊंचा होगा। यह मेरा वचन है। इतना कहकर विक्रम मुड़ा और तेज कदमों से हवेली से बाहर निकल गया। उसके पीछे ठाकुर और उनके चमचों की हंसी गूंज रही थी। देखो, भिखारी वचन देकर गया है, बड़ा आया अफसर बनने। विक्रम जब घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसका चेहरा देखकर ही सब कुछ समझ लिया। वह बिना कुछ बोले अपनी मां की गोद में सर रखकर रो पड़ा। यह पहली बार था जब विक्रम इतना टूटा था। मां, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या प्यार करने का हक सिर्फ अमीरों को है? मां ने उसके सर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन यह दुनिया कठोर है। यहां इंसान की परख उसके दिल से नहीं, उसकी जेब से होती है। लेकिन तू रो मत, तेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें अपनी ताकत बना। ठाकुर ने जो कहा उसे अपनी ढाल बना ले। दिखा दे इस दुनिया को कि एक किसान का बेटा क्या कर सकता है। उसी रात विक्रम ने अपना झोला उठाया। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, एक सूखी रोटी और मां का आशीर्वाद था। उसने मीरा से मिलने की कोशिश नहीं की। अब मिलने का कोई मतलब नहीं था। अब मिलना तभी होगा जब वह कुछ बन जाएगा। गांव छोड़ते वक्त उसने पीछे मुड़कर ठाकुर की हवेली को देखा, जो चांदनी रात में चमक रही थी। मैं आऊंगा, उसने हवा में फुसफुसाया। मैं जरूर आऊंगा, और तब यह गांव देखेगा कि विक्रम कौन है। वह शहर की ओर निकल पड़ा। भर्ती के मैदान में हजारों लड़के आए थे। हर कोई वर्दी पहनने का सपना लेकर आया था, लेकिन विक्रम के लिए यह सिर्फ सपना नहीं था, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। दौड़ शुरू हुई। विक्रम दौड़ा। उसके पैरों में छाले थे, पेट में भूख थी, लेकिन दिल में ठाकुर के ताने चुभ रहे थे। एक भिखारी कभी राजा नहीं बन सकता। यह आवाज उसे रुकने नहीं दे रही थी। जब बाकी लड़के थक कर गिर रहे थे, विक्रम हवा से बातें कर रहा था। उसने दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, हर पड़ाव को उसने ऐसे पार किया जैसे वह कोई युद्ध लड़ रहा हो। और अंततः वह दिन आया जब सूची में उसका नाम सबसे ऊपर था। विक्रम का चयन भारतीय सेना के लिए हो गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी। प्रशिक्षण के लिए जाते समय उसे पता चला कि गांव में ठाकुर बलदेव सिंह ने मीरा का रिश्ता शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे रंजीत से तय कर दिया है। रंजीत, जो शराबी था और जिसका चरित्र ठीक नहीं था, लेकिन उसके पास अथाह दौलत थी। ठाकुर को बस पैसे से मतलब था। विक्रम के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो वह अपनी ट्रेनिंग छोड़कर मीरा को बचाने जाए और भगोड़ा कहलाए, या फिर वह देश सेवा के मार्ग पर चले और खुद को इतना काबिल बनाए कि एक दिन वह मीरा के आंसुओं का हिसाब ले सके। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने कसम खाई, मीरा, मेरा इंतजार करना, मैं 5 साल बाद आऊंगा, लेकिन तब तक बहुत देर नहीं होनी चाहिए। ट्रेन की सीटी बजी और विक्रम अपनी नई दुनिया की ओर चल पड़ा। एक ऐसी दुनिया जहां उसे लोहे को पिघलाकर फौलाद बनना था।
जहां उसे सीखना था कि कैसे खून को जमा देने वाली ठंड में भी बंदूक सीधी रखी जाती है। वह नहीं जानता था कि आने वाले 5 सालों में तकदीर उसे किन इम्तिहानों से गुजारने वाली है। उसे यह भी नहीं पता था कि जब वह वापस आएगा तो वह जमीन पर चलकर नहीं बल्कि आसमान चीरते हुए आएगा। ट्रेन की पटरियों की खड़खड़ाहट के साथ विक्रम का पुराना जीवन पीछे छूटता जा रहा था। जब वह छावनी स्टेशन पर उतरा तो हवा बदली हुई थी। यहाँ की हवा में बारूद और अनुशासन की गंध थी। विक्रम जैसे सैकड़ों लड़के वहां कतार में खड़े थे, सहम हुए लेकिन आंखों में उम्मीद लिए। उस्ताद प्रशिक्षक की कड़क आवाज ने उनके कानों के पर्दे हिला दिए। यहां तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम सिर्फ मिट्टी का एक लोथड़ा हो जिसे हम पीट पीट कर फौलाद बनाएंगे। प्रशिक्षण शुरू हुआ। यह विक्रम की कल्पना से भी कहीं ज्यादा कठिन था। सुबह 4 बजे उठना, मीलों दौड़ना, भारी बूट पहनकर कीचड़ में रेंगना और रस्सियों के सहारे ऊंची दीवारों को लांघना। शरीर टूट जाता था। पैरों में इतने छाले पड़ गए थे कि मोजे उतारते समय खून निकलता था। कई बार रात को बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते। उसे मां की याद आती, उसके हाथ की बनी रोटियों की याद आती। उसे ठाकुर बलदेव सिंह का वह ताना याद आता, एक भिखारी कभी राजा नहीं बन सकता। यही वह ताना था जो विक्रम के लिए संजीवनी बूटी का काम करता था। जब भी उसका शरीर जवाब दे देता, उसका मन कहता, उठ विक्रम, अगर तू आज गिर गया तो वह ठाकुर जीत जाएगा, तेरी मां की ममता हार जाएगी। और विक्रम फिर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे वह लड़का जो कभी खेत में हल चलाता था, एक खतरनाक योद्धा में बदलने लगा। उसने बंदूक चलाना सीखा, नक्शे पढ़ना सीखा और बिना आवाज किए दुश्मन के इलाके में घुसना सीखा। उसके साथ एक और लड़का था, सूरज। सूरज हरियाणा के एक छोटे से गांव का था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक ही थाली में खाते और एक दूसरे के सुख दुख साझा करते। एक रात बैरक के बाहर बैठे हुए सूरज ने पूछा, भाई विक्रम, तू इतना क्यों खटता है? बाकी सब तो बस नौकरी बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तू तो ऐसे दौड़ता है जैसे मौत तेरे पीछे पड़ी हो। विक्रम ने आसमान की ओर देखा और कहा, सूरज, तू नौकरी के लिए आया है, मैं एक वचन पूरा करने आया हूं। मेरे गांव में एक हवेली है जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं। मुझे उन दीवारों से भी ऊंचा उठना है। और एक लड़की है जिसकी आंखों में मैंने इंतजार देखा है। ट्रेनिंग खत्म हुई। विक्रम अब सिपाही विक्रम सिंह बन चुका था। उसकी पहली तैनाती देश की सबसे खतरनाक सीमा पर हुई, बर्फीली चोटियों पर, जहां तापमान इतना कम होता है कि खून भी जम जाए। यह वह जगह थी जहां दुश्मन से ज्यादा मौसम जानलेवा था। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। ऑक्सीजन की कमी से सांस फूलती थी। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर थी। महीनों तक घर से कोई बात नहीं हो पाती थी। तभी एक दिन डाक वाला आया। विक्रम के लिए एक चिट्ठी आई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। यह काकी सुमित्रा की चिट्ठी नहीं थी, बल्कि गांव के एक पड़ोसी ने लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, विक्रम बेटा, तेरी मां बहुत बीमार है। उसे शहर के बड़े अस्पताल में इलाज की जरूरत है, लेकिन पैसे नहीं हैं। और एक बुरी खबर यह है कि ठाकुर ने रंजीत के साथ मीरा की शादी की तारीख पक्की कर दी है। अगले महीने की पूर्णमासी को शादी है। मीरा ने खाना पीना छोड़ दिया है। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर ले। चिट्ठी पढ़कर विक्रम सन्न रह गया। उसका मन हुआ कि अभी बंदूक फेंक दे और भागकर गांव चला जाए। वह अपनी मां को बचाना चाहता था, मीरा को रोकना चाहता था। वह अपने कमांडिंग अफसर कर्नल रणविजय सिंह के पास गया। सर, मुझे छुट्टी चाहिए, घर पर बहुत मुसीबत है, विक्रम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कर्नल साहब ने उसे गंभीर नजरों से देखा। विक्रम, हम इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। दुश्मन सीमा पार जमा हो रहा है, कभी भी हमला हो सकता है। एक एक जवान की जरूरत है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, लेकिन देश से बड़ा कोई परिवार नहीं होता। अगर तुम आज चले गए और कल तुम्हारे साथियों पर हमला हो गया तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? विक्रम के अंदर द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ जन्म देने वाली मां और उसका प्यार था, और दूसरी तरफ भारत मां थी जिसकी रक्षा की कसम उसने खाई थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची, आंखों के आंसू पोंछे और कहा, नहीं सर, मैं अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी मां ने मुझे शेर बनाया है, भगोड़ा नहीं। अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं वापस जाकर सब ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी मेरा धर्म यहां है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी जो उसने वेतन से बचाई थी, मनी ऑर्डर के जरिए पड़ोसी को भेज दी ताकि मां का इलाज हो सके।
और खुद को पूरी तरह युद्ध की तैयारी में झोंक दिया। और फिर वह काली रात आई। अमावस की रात थी। घुप अंधेरा। विक्रम और उसकी टुकड़ी 16 फीट की ऊंचाई पर एक चौकी की रखवाली कर रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दुश्मन ने धोखे से मोर्टार दागे थे। हमला, हमला की आवाजें गूंज उठीं। पहाड़ी के नीचे से दुश्मन की गोलियां बारिश की तरह बरसने लगीं। विक्रम ने अपनी राइफल उठाई और मोर्चा संभाल लिया। उनके कई साथी घायल हो गए। सूरज, जो उसके बगल में खड़ा था, उसे एक गोली कंधे पर लगी। विक्रम ने उसे खींचकर चट्टान के पीछे किया। सूरज, हिम्मत मत हारना, विक्रम चिल्लाया। कर्नल रणविजय वायरलेस पर चिल्ला रहे थे, दुश्मन बंकर नंबर 3 पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो वहां पहुंच गए तो वे हमारी पूरी बटालियन को घेर लेंगे। हमें उन्हें रोकना होगा। दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। वे ऊपर चढ़ते आ रहे थे। भारतीय सेना के पास गोला बारूद खत्म हो रहा था। स्थिति हाथ से निकल रही थी। तभी विक्रम ने देखा कि दुश्मन की एक मशीन गन टीम एक ऊंची चट्टान के पीछे छिपकर हमारे जवानों को निशाना बना रही है। जब तक वह मशीन गन शांत नहीं होती, आगे बढ़ना नामुमकिन था। विक्रम ने कर्नल की तरफ देखा। सर, मुझे कवर फायर दीजिए, मैं उस मशीन गन को उड़ाने जा रहा हूं। पागल हो गए हो विक्रम, वो मौत का कुआं है, कर्नल चिल्लाए। अगर हम नहीं गए तो हम सब मारे जाएंगे सर, विक्रम ने कहा। और बिना जवाब का इंतजार किए वह बर्फ पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा। गोलियां उसके कानों के पास से सनसनाती हुई निकल रही थीं। वह पत्थरों की आड़ लेकर आगे बढ़ता रहा। उसका शरीर बर्फ से सुन्न हो चुका था, लेकिन रगों में लावा दौड़ रहा था। वह दुश्मन के बंकर के करीब पहुंचा। उसने अपनी बेल्ट से एक ग्रेनेड निकाला, पिन दांतों से खींची और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए उसे दुश्मन के ठिकाने पर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। मशीन गन शांत हो गई, लेकिन तभी एक छिपे हुए दुश्मन ने विक्रम पर गोली चला दी। गोली सीधे उसके सीने के दाहिनी ओर लगी। खून का फव्वारा फूट पड़ा। विक्रम बर्फ पर गिर गया। सबको लगा विक्रम शहीद हो गया, लेकिन विक्रम ने अपनी मां का चेहरा याद किया। उसने मीरा का वादा याद किया। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी। दर्द से कराहते हुए वह फिर खड़ा हुआ। उसने अपनी राइफल उठाई और उस आखिरी दुश्मन पर झपट पड़ा, जैसे घायल शेर शिकार पर झपटता है। उसने अपनी संगीन बायोनेट से दुश्मन को ढेर कर दिया। साथ ही मैं परिकर परिकर प्रसार का प्रतक परिकर प्रसार करता है। इसके बाद उसने अपनी जेब से तिरंगा निकाला और उस छोटी पर गाड़ दिया। वह वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा, लेकिन तिरंगा शान से लहरा रहा था। उसकी टुकड़ी ने जब यह अदम्य साहस देखा तो उनका जोश दोगुना हो गया। उन्होंने दुश्मन को खदेड़ दिया। वह चौकी बच गई। वह छोटी भारत के पास रही। जब भोर हुई तो बचाव दल वहां पहुंचा। विक्रम का शरीर बर्फ में आधा धंसा हुआ था। वर्दी खून से लाल थी, लेकिन सांसें चल रही थीं। उसे तुरंत हेलीकॉप्टर से नीचे बेस अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने कहा, यह चमत्कार है कि यह जिंदा है। इतनी गोलियां लगने के बाद कोई नहीं बचता। विक्रम कोमा में चला गया। हफ्तों बीत गए। उधर गांव में खबर पहुंच गई कि विक्रम लापता है। किसी ने कहा वह शहीद हो गया, किसी ने कहा वह दुश्मन की कैद में है। काकी सुमित्रा यह सुनकर बेहोश हो गईं, लेकिन उनका दिल कह रहा था कि उनका बेटा जिंदा है। मीरा, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं, ने यह खबर सुनी तो उसने अन्न जल त्याग दिया। वह रोज मंदिर जाकर दिया जलाती और प्रार्थना करती, हे ईश्वर, अगर मेरा विक्रम नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। अस्पताल में 1 महीने बाद विक्रम ने आंखें खोली। उसके बिस्तर के चारों तरफ बड़े बड़े अफसर खड़े थे। सेना प्रमुख, जनरल खुद उसे देखने आए थे। आराम करो जवान, जनरल ने कहा। तुमने जो किया है वह इतिहास बन गया है। तुम्हारी बहादुरी ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। विक्रम बोलने की हालत में नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सवाल था, मेरा घर, मेरी मां। अगले कुछ महीनों में विक्रम की रिकवरी हुई, लेकिन यह साधारण रिकवरी नहीं थी। सेना ने फैसला किया कि इस वीर को वह सम्मान मिलेगा जो विरलों को मिलता है। उसकी बहादुरी के किस्से अखबारों में छपे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसका नाम और चेहरा गुप्त रखा गया था। उसे परम वीर सम्मान के लिए नामांकित किया गया और साथ ही उसे विशेष पदोन्नति, प्रमोशन देकर सीधे कमांडो अफसर के पद पर नियुक्त किया गया। 5 साल विक्रम ने खुद से वादा किया था,
अब 5 साल पूरे होने वाले थे। उसके घाव भर चुके थे और उसके कंधों पर अब साधारण सिपाही के फीते नहीं बल्कि अशोक स्तंभ और सितारे चमक रहे थे। वह अब सूबेदार मेजर विक्रम सिंह बन चुका था, एक विशेष कमांडो यूनिट का नेतृत्व करने वाला। उधर गांव में रंजीत और मीरा की शादी का दिन आ गया था। ठाकुर बलदेव सिंह ने पूरे गांव को दावत दी थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था, लेकिन उस सजावट के बीच मीरा की आंखों का काजल आंसुओं से धुल चुका था। उसे मंडप में ले जाने की तैयारी हो रही थी। रंजीत शराब के नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। आज ठाकुर की बेटी मेरी होगी, रंजीत हंस रहा था। और वह विक्रम, वह तो किसी खाई में मर गया होगा। मां सुमित्रा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थीं। उनकी आंखों की रोशनी रो रोकर धुंधली हो गई थी। पड़ोसी कह रहे थे, काकी अब मान जाओ, विक्रम नहीं आएगा। वो आएगा, सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा। उसने वचन दिया था। तभी आसमान में एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। पहले लगा कि बादल गरज रहे हैं, लेकिन यह आवाज बढ़ती गई। धूल का एक बवंडर उठने लगा। गांव के लोग जो शादी की दावत खा रहे थे घबराकर आसमान की तरफ देखने लगे। ठाकुर बलदेव सिंह भी बाहर निकले। यह क्या शोर है? गांव के ऊपर एक नहीं बल्कि 3 सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। उनके पंखों की आवाज से हवेली की खिड़कियां थरथरा रही थीं। हवा का दबाव इतना तेज था कि शादी के टेंट उखड़ने लगे। धूल के गुबार में सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आया और गांव के उस बड़े मैदान में उतरने लगा जहां कभी विक्रम दौड़ लगाया करता था। गांव वाले सहम गए। क्या युद्ध छिड़ गया है? क्या सेना गांव पर कब्जा करने आई है? धूल छटी। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। पहले 4 कमांडो नीचे उतरे, जिनके हाथों में अत्याधुनिक राइफलें थीं। उन्होंने एक घेरा बना लिया और फिर एक शख्स नीचे उतरा। काली कमांडो वर्दी, आंखों पर काला चश्मा, सीने पर मेडल चमक रहे थे और कंधों पर सितारे। उसकी चाल में अब वह पुरानी थकान नहीं थी बल्कि एक शेर की तरह बेखौफ रफ्तार थी। गांव वाले पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उसने अपना चश्मा उतारा तो भीड़ में से एक चीख उभरी। विक्रम! हां, यह वही विक्रम था, लेकिन अब यह वह फटा हाल किसान का बेटा नहीं था। यह भारत मां का वह सपूत था जिसके सामने बड़े बड़े दुश्मन घुटने टेक देते थे। विक्रम सीधे अपनी मां की झोपड़ी की तरफ नहीं गया। वह सीधे मंडप की तरफ बढ़ा जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके पीछे पीछे उसकी पूरी यूनिट चल रही थी। रंजीत का नशा उतर चुका था। ठाकुर बलदेव सिंह के हाथ से माला छूटकर गिर गई। विक्रम ठाकुर के सामने जाकर रुका। वह अब ठाकुर से कद में, पद में और रुतबे में कहीं ऊंचा था। मैंने कहा था ना ठाकुर साहब, विक्रम की भारी आवाज गूंजी, कि जिस दिन मैं वापस आऊंगा मेरा कद आपकी हवेली से ऊंचा होगा। आज मैं पैदल नहीं आया हूं, आज मैं आसमान से उतरा हूं। ठाकुर की जुबान तालू से चिपक गई थी। जिस लड़के को उन्होंने भिखारी कहकर भगाया था, आज उसके पीछे भारत सरकार की ताकत खड़ी थी। विक्रम ने चारों तरफ देखा और चिल्लाया, मां! भीड़ को चीरते हुए सुमित्रा काकी लड़खड़ाते हुए आईं। विक्रम ने दौड़कर उन्हें थाम लिया और वहीं सबके सामने अपनी वर्दी की परवाह किए बिना अपनी मां के चरणों में अपना सर रख दिया। मैं आ गया मां, तेरा बेटा आ गया। पूरा गांव इस दृश्य को देखकर स्तब्ध था, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। रंजीत, जिसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, उसने नशे में चिल्लाया, ओए फौजी, तू यहां नाटक करने आया है? यह शादी होकर रहेगी। मीरा मेरी है। विक्रम धीरे से खड़ा हुआ। उसने रंजीत की तरफ देखा तक नहीं, बस अपनी टीम को एक इशारा किया। रंजीत का नशा और अहंकार उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उसने एक झटके में अपनी कमर से बेल्ट निकाली और विक्रम की ओर लपका। तू कमांडो होगा अपनी फौज में, यहां मैं राजा हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी रोकने की? गांव वाले डर से पीछे हट गए। काकी! सुमित्रा चीख पड़ी, बेटा संभल कर। लेकिन विक्रम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे ही रंजीत ने बेल्ट हवा में लहराई, विक्रम ने बिजली की गति से उसका हाथ हवा में ही थाम लिया। उसकी पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी। रंजीत ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। विक्रम की आंखों में अंगारे दहक रहे थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे तूफान से पहले का समुद्र। विक्रम ने रंजीत की आंखों में आंखें डालकर धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, यह हाथ जो तूने उठाया है ना रंजीत, इसे हम सीमा पर दुश्मन का गला तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे अपने गंदे इरादों के लिए मत आजमा।
वर्दी का सम्मान करना सीख, वरना यह वर्दी तुझे वह सबक सिखाएगी जो तू 7 जन्मों तक नहीं भूलेगा। विक्रम ने एक हल्का सा झटका दिया और रंजीत जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। धूल चाटते हुए रंजीत ने अपने गुंडों को आवाज दी, क्या देख रहे हो, मारो इसे। 4-5 लठैत जो रंजीत के पालतू गुंडे थे लाठियां लेकर आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे विक्रम को छू भी पाते, विक्रम के पीछे खड़े 4 कमांडो ने अपनी राइफलों का रुख उनकी तरफ कर दिया। हिलना मत। एक कमांडो की गर्जना से पूरा मंडप गूंज उठा। गुंडों के हाथों से लाठियां छूट गईं। वे जानते थे कि लाठी का मुकाबला गोलियों से नहीं हो सकता। विक्रम आगे बढ़ा और रंजीत के पास घुटनों के बल बैठा। उसने रंजीत के कॉलर को पकड़कर उसे सीधा किया। तुझे लगता है मैं यहां सिर्फ मीरा के लिए आया हूं? विक्रम ने कहा और अपनी जेब से एक कागज निकाला। मैं यहां एक अपराधी को पकड़ने आया हूं। रंजीत, तू सिर्फ शराबी नहीं है, तू देशद्रोही है। ठाकुर बलदेव सिंह, जो अब तक सन्न खड़े थे, आगे आए। यह क्या बकवास है? मेरा दामाद देशद्रोही कैसे हो सकता है? विक्रम ने वह कागज ठाकुर के हाथ में थमा दिया। पढ़िए ठाकुर साहब, जिस पैसे के घमंड में आप अपनी बेटी को इस राक्षस के हवाले कर रहे थे, वह पैसा कहां से आया है? यह आदमी सीमा पार से नशीली दवाओं और नकली नोटों की तस्करी करता है। हमारी इंटेलिजेंस टीम पिछले 6 महीने से इस पर नजर रख रही थी। आज जब यह शादी के लिए यहां आया तो हमें इसे रंगे हाथों पकड़ने का मौका मिला। ठाकुर के हाथों से कागज छूट गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दौलत के लिए उन्होंने विक्रम को ठुकराया था, वह दौलत मासूमों की जान और देश की सुरक्षा बेचकर कमाई गई थी। उसी वक्त सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस की गाड़ियां और एक सैन्य ट्रक गांव में दाखिल हुए। पुलिस कप्तान ने आकर रंजीत को हथकड़ी पहना दी। रंजीत गिड़गिड़ाने लगा, ठाकुर साहब मुझे बचाइए, यह सब झूठ है। लेकिन ठाकुर ने मुंह फेर लिया। जब पुलिस रंजीत को घसीटते हुए ले जा रही थी तो पूरे गांव ने देखा कि पाप का घड़ा कैसे फूटता है। एक भिखारी कभी राजा नहीं बन सकता। ठाकुर के कहे शब्द आज रंजीत पर उल्टे पड़ गए थे। अब मैदान में सन्नाटा था, केवल हवा के चलने की आवाज आ रही थी। विक्रम अपनी मां के पास गया और उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई। मां, मैंने अपना वचन पूरा किया। देख, मैं वापस आ गया और खाली हाथ नहीं आया, तेरा खोया हुआ सम्मान वापस लाया हूं। सुमित्रा काकी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने अपने बेटे के सीने पर लगे मेडलों को कांपते हाथों से छुआ। मेरा शेर, मेरा लाल। उनके मुंह से बस यही शब्द निकल पाए। तभी ठाकुर बलदेव सिंह धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़े। वह आदमी जिसकी मूछें हमेशा तनी रहती थीं, आज उसकी कमर झुकी हुई थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। ठाकुर ने अपनी पगड़ी, जो उनकी औन बान शान थी, उतारी और उसे विक्रम के पैरों में रखने के लिए झुके। विक्रम ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और पगड़ी को जमीन पर गिरने से पहले ही थाम लिया। यह आप क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? विक्रम ने आदर से कहा। ठाकुर रो पड़े। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने हीरे को कांच का टुकड़ा समझा। मैंने तेरी गरीबी देखी लेकिन तेरा जज्बा नहीं देखा। मैं दौलत की चमक में इतना अंधा हो गया था कि अपनी बेटी की खुशियों का सौदा करने चला था। तूने आज मेरी पगड़ी की लाज रख ली। तू भिखारी नहीं, तू तो दाता है विक्रम। तूने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। विक्रम ने पगड़ी वापस उनके सिर पर रखी। ठाकुर साहब, बड़े जब झुकते हैं तो छोटे बौने हो जाते हैं। आप बुजुर्ग हैं, गलती आपकी नहीं, उस सोच की थी जो मानती है कि इंसान की कीमत उसकी जमीन जायदाद से होती है। फौज ने मुझे सिखाया है कि सबसे बड़ी दौलत चरित्र है। अगर आज आप मुझे अपनाना चाहते हैं तो एक बेटे की तरह अपनाइए, एक विजेता की तरह नहीं। ठाकुर ने विक्रम को गले लगा लिया। गांव वालों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उस मिलन का स्वागत किया। सदियों पुरानी अमीरी गरीबी की दीवार आज एक फौजी के जूतों की धमक से टूट गई थी। विक्रम की नजरें अब उस ओर घूमी जहां मीरा खड़ी थी। वह अभी भी दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक दिव्य शांति थी। विक्रम धीरे धीरे उसके पास गया। 5 साल, 1825 दिन, एक एक पल का इंतजार आज खत्म हो रहा था। मीरा कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। विक्रम ने अपनी जेब से कुछ निकाला। यह कोई सोने की अंगूठी नहीं थी, यह एक पीतल का छल्ला था जो उसने एक बार मेले में मीरा को दिलाने का वादा किया था, लेकिन पैसे न होने की वजह से दिला नहीं पाया था। उसने उसे संभाल कर रखा था
और बाद में उसे पिघलाकर एक अंगूठी का आकार दिया था। मैं कोई महल तो नहीं लाया मीरा, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह वादा लाया हूं कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। क्या तुम एक फौजी की पत्नी बनना स्वीकार करोगी, यह जानते हुए कि मेरा पहला प्रेम यह तिरंगा है और दूसरा तुम? मीरा ने रोते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। विक्रम, मैं तो उसी दिन तुम्हारी हो गई थी जब तुमने पहली बार खेत की मेड़ पर मेरी मदद की थी। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। विक्रम ने वह अंगूठी उसे पहना दी। गांव की औरतों ने मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। वह मंडप जो कुछ देर पहले एक सौदागर का बाजार लग रहा था, अब पवित्र प्रेम का मंदिर बन गया था। अगले दिन सुबह विक्रम अपनी मां को लेकर उस जगह गया जहां उनकी पुरानी झोपड़ी थी। साथ में उसके साथी जवान और गांव के लोग भी थे। मां, विक्रम ने कहा, तुझे याद है मैंने कहा था कि मैं पक्का मकान बनवाऊंगा? सुमित्रा ने कहा, बेटा तू आ गया, मेरे लिए यही महल है। विक्रम ने इशारा किया। उसके साथी एक बड़ा सा बोर्ड लेकर आए जिस पर लिखा था शहीद पिता राम सिंह मेमोरियल स्कूल और अस्पताल। विक्रम ने कहा, मां, मैंने सोचा कि सिर्फ हमारे लिए पक्का मकान बनाने से क्या होगा। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और सरकार से मिले इनाम की राशि से यह तय किया है कि हम अपनी जमीन पर एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनाएंगे, ताकि गांव के किसी और गरीब बच्चे को अनपढ़ न रहना पड़े और किसी और मां को इलाज के बिना खांसना न पड़े। यह तेरा असली घर होगा मां, जहां पूरे गांव का भविष्य बनेगा। गांव वाले यह सुनकर दंग रह गए। जिस लड़के को गांव ने कुछ नहीं दिया सिवाय अपमान के, आज वह लड़का गांव को अपना सब कुछ दे रहा था। सुमित्रा ने गर्व से अपने बेटे को देखा। आज उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक बेटे को नहीं, एक देवता को जन्म दिया है। कहानी का अंत 1 साल बाद का दृश्य है। गांव पूरी तरह बदल चुका है। जहां बंजर जमीन थी वहां अब एक पक्की इमारत खड़ी है। बच्चे स्कूल की वर्दी में दौड़ रहे हैं और उस इमारत के प्रांगण में एक ऊंचा तिरंगा लहरा रहा है। विक्रम, जो अब एक नई मिशन पर जाने के लिए तैयार है, अपनी जीप के पास खड़ा है। मीरा उसकी आरती उतार रही है और उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा है। विक्रम झुककर अपनी मां के पैर छूता है। जा रहा हूं मां, विक्रम कहता है। सरहद बुला रही है। सुमित्रा अब रोती नहीं है, वह मुस्कुराती हैं और विक्रम के माथे पर तिलक लगाती हैं। जा बेटा, पीठ मत दिखाना और याद रखना, तेरा यह परिवार अब सिर्फ इस घर तक सीमित नहीं है। पूरा देश तेरा परिवार है। ठाकुर बलदेव सिंह, जो अब स्कूल की देखरेख करते हैं, विक्रम के पास आते हैं और एक कड़क सैल्यूट मारते हैं। जय हिंद मेजर साहब। विक्रम मुस्कुराता है। जय हिंद बाबा। जीप धूल उड़ाते हुए निकल जाती है। गांव के बच्चे जीप के पीछे दौड़ते हैं। विक्रम भैया जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। सूर्य ढल रहा है, लेकिन उस गांव में एक नया सूरज उग चुका है, स्वाभिमान का, देशभक्ति का और मानवता का। और यह सब मुमकिन हुआ एक उस जिद की वजह से जिसने ठान लिया था कि तकदीर हाथों की लकीरों से नहीं, बल्कि माथे के पसीने और जिगर के खून से लिखी जाती है। आज भी उस गांव में जब कोई बच्चा फौज में जाने का सपना देखता है तो बूढ़े बुजुर्ग उसे विक्रम की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, बेटा, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह वो तपस्या है जो एक साधारण इंसान को अमर बना देती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ विक्रम की नहीं है, यह कहानी भारत के हर उस सैनिक की है जो अपने घर, परिवार और खुशियों को पीछे छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर खड़ा है। वे हमसे कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ा सा सम्मान और प्यार। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी और दिल में देश प्रेम की लौ जलाई है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और इस कहानी को शेयर करें ताकि हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व हो सके।